नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हेलो डीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते ही हैं दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े विषयों को उठाते हैं। आज का हमारा विषय है बच्चों की कैरियर काउंसलिंग और अभिभावक। जी हाँ, क्योंकि भारत में बोर्ड की परीक्षा के बाद बच्चे जो हैं अपने कैरियर को लेकर बहुत ही परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते हैं। इसलिए इस चिंता से मुक्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की काउंसलिंग की जाए। किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग क्या होती है, इसी पर बातचीत करेंगे हम। विषय से जुड़े प्रश्न आप हमसे कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 075526600049। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180023300040। तो कैरियर काउंसलिंग और अभिभावक विषय से जुड़े एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कैरियर काउंसलिंग और शिक्षाविद डॉक्टर अभिषेक खरे जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम हेलो डीडी में। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को, अभिभावकों को यही समझाइए कि ये जो कैरियर काउंसलिंग है ये क्या है, इसी पर आप प्रकाश डालिए। जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो बहुत संभव है कि हम इसको समझें कई संदर्भों में। दो व्यक्ति जब बातचीत करते हैं और एक एक्सपर्ट जब समझाता है किसी को, वो बच्चा हो सकता है, वो उसका पेरेंट्स हो सकता है, उसकी समस्याओं पर जब डिस्कशन करते हैं तो इसे काउंसलिंग कहते हैं। और जब हम इसे कैरियर के संदर्भ में करते हैं, विषय चुनने के संदर्भ में करते हैं, तो फिर इसे कैरियर काउंसलिंग कहते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, हमारे यहाँ क्या हुआ था कि कुछ अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो इस तरह की कोई चीज़ थी ही नहीं कि कैरियर काउंसलिंग आवश्यक है स्कूलों में या कॉलेजों में। लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले 10-15 सालों में इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। कैरियर काउंसलिंग एक अनिवार्य पार्ट बनता जा रहा है, चाहे वो हम स्कूली शिक्षा की बात करें, चाहे कॉलेज शिक्षा की बात करें, चाहे हम जॉब की बात करें। यानी फ्रॉम द बिगनिंग, अगर आप स्कूल की शिक्षा का आरंभ करने से लेकर और जब तक आप जॉब कर रहे हैं, जॉब को चेंज कर रहे हैं, हर जगह काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो कैरियर काउंसलिंग से आप बेहतर अपने विषय का चयन कर सकते हैं, बेहतर स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं, अपनी अभी जो रुचि है यानी एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इसके अनुरूप आप विषयों का चयन कर से और बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं स्कूल और कॉलेज और जॉब में। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत ही अहम आपने बात कही कि हर विषय में, चाहे वो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस दौरान हो, प्राप्त कर चुके हैं उस दौरान हो, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, तब भी आपको करियर की गाइडेंस का ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप ये भी बताइए हमारे छात्रों को कि आप भी छात्रों को पढ़ाते हैं, लंबे वर्ष से 25 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। क्या दुविधा होती है जब वो बोर्ड एग्जाम पास कर चुके होते हैं? क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में छात्र हैं उनकी भी वैसी ही दुविधा होती होगी, तो वो क्या परेशानी होती है और आप किस तरह से दूर करते हैं? देखिए, मोरलेस जो परेशानियां हैं वो छात्रों की एक जैसी हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र की अलग है या शहरी क्षेत्र की अलग है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो भोपाल में वो आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन जो नहीं पूछ पा रहे हैं ये सवाल उनके लिए। जी जी जी। तो देखिए, मोरलेस जो उनकी परेशानियां हैं काउंसलिंग से जुड़ी हुई, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, जो उनकी क्वारीज हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो मोरलेस सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। और आमतौर पर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं किस विषय का चयन करूं। ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी। तो इस विषय का चयन करूं, ये देखने में लगता है बहुत छोटा सा। अच्छा, होता क्या है, इसको अगर हम पूरा प्रॉपर तरीके से समझें तो भारत में क्या है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था आज तक, मतलब अभी कुछ सालों पहले तक, कि विषय का चयन करने के लिए कौन सा माध्यम अपनाएं या किस तरीके से करें। तो होता क्या था कि दो तरीके होते हैं, कैरियर सिलेक्शन और सब्जेक्ट सिलेक्शन बाय चॉइस, कैरियर सिलेक्शन और सब्जेक्ट सिलेक्शन बाय चांस। यानी आप चांस से कैरियर सिलेक्शन कर रहे थे या सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे थे या चॉइस से कर रहे थे। अब मैं इसका अंतर समझाता हूं। देखिए, चॉइस का अर्थ होता है कि जो सब्जेक्ट, जो कैरियर आपकी अभिरुचि को सूट करता है वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो इसे हम कहेंगे कैरियर सिलेक्शन बाय चॉइस। और अगर आप दूसरों की देखा देखी, जो आपके भाई कर रहे हैं, जो आपको आपके क्षेत्र में उपलब्ध विषय है, अगर आप उसमें जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कैरियर सिलेक्शन बाय चांस कर रहे हैं। कैरियर सिलेक्शन बाय चांस जब आप करते हैं दूसरों की देखा देखी, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अभिरुचि को, एप्टीट्यूड को, जो आपका अपना स्तर है, जो इस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं जिस विषय में, आप उससे हट के कर रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि शुरू में तो आपको ये चीज पता नहीं चलती
बच्चा ज्वाइन कर लेता है, से एग्जाम्पल की अगर मैं कहूँ कि उसकी अभिरुचि थी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में और उसने आर्ट्स ले लिया, या इसका उल्टा कर लूँ कि उसकी आर्ट्स में अभिरुचि है और उसने इंजीनियरिंग ले लिया। बिल्कुल। तो परेशानी क्या होती है, कुछ समय पढ़ने के बाद उसे धीरे धीरे आप सुनते हैं ना कि ये बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा, पीछे है क्लास में, मतलब उसकी इच्छा नहीं होती जाने में, बहुत सी परेशानियां उसके साथ आती हैं। वो इसलिए आना शुरू होती हैं क्योंकि उसका जो विषय का सिलेक्शन है वो सही नहीं। बिल्कुल, वो अभिषेक जी आप ही की बात को मैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का विषय भी यही है कि कैरियर काउंसलिंग और अभिभावक, तो इस दौरान जब ये थोप दिया जाता है या जबरदस्ती एक प्रेशर में आके करवाया जाता है, उस दौरान अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए सर, आप वो भी बताइए। देखिए, अभिभावक की अगर हम जब बात करते हैं, पालक की या गार्जियन की, तो हमारे यहाँ एक और भी परेशानी है कि हमारे यहाँ पालक या गार्जियन बन जाते हैं। मतलब वो शादी करेंगे, बच्चा हो गया, फिर बच्चा अपने आप पलने लगा, फिर उसे कभी कैरियर के बारे में बता दी, ऐसा नहीं होता। पालक बनने के लिए आप मान के चलिए कि आपका माइंडसेट अगले 20 साल उस बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे होगी, किस तरह का वो स्कूल में जाएगा, कैसे उसको हम बड़ा करेंगे, क्या आपकी सोच है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, विदेशों में क्या होता है, विशेष तौर पे यूरोप और अमेरिका वगैरह देशों में, यहाँ पर मैरिज के पहले पेरेंटिंग की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो होता क्या है, एक बहुत सिंपल फिनोमेना है कि वो चाहता है पेरेंट्स कि जो वो जीवन में खुद नहीं कर पाया वो अपने बच्चे से करवाना चाहता है। अगर आमतौर पे हमारे यहाँ परंपरा पाई जाती है कि भैया तुम आईएएस बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, क्योंकि वो उनके दिमाग में छुपी हुई। एक अभिषेक जी, एक कॉलर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, नंद स्वरूप मिश्रा जी, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना प्रश्न नंद स्वरूप जी। मैं जानना चाहता हूँ, कोई बच्चा अपने कैरियर बनाने के लिए कोई विषय चुनता है तो इसमें जो काउंसलर होते हैं, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, तो वो उसके भविष्य के लिए कितने मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, मैं जहाँ तक समझ पाया, आपने कहा कैरियर काउंसलर जो होते हैं वो कितने उपयोगी हो सकते हैं, शायद यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, कैरियर काउंसलर का तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, हम उसी पे बात कर रहे हैं। विदाउट कैरियर काउंसलर जब हम विषय का चयन करते हैं, कोई भी छात्र विषय का चयन करता है, तो उसे परेशानी ये आती है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि वो चयन तो कर लेता है विषय का, पढ़ना भी शुरू करता है, लेकिन वो उसमें बेहतर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो उसकी अभिरुचि को, यानी उसके एप्टीट्यूड को वो सूट ही नहीं करती चीज। और यहां से सब चीजें ये होती कि धीरे धीरे वो पटरी से उतरने लगता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं, लेटेस्ट बहुत सारे अभी एजुकेशन के सर्वे हुए हैं, जॉब सर्वे हुए हैं, उसमें पता चला कि सिर्फ 15 से 20% इंजीनियरिंग स्टूडेंट भारत में वो एम्प्लॉयबल हैं, यानी उनके अंदर वो इंजीनियरिंग की स्किल है, बाकी लोगों के अंदर है ही नहीं। तो ये क्यों ऐसा है? वजह वही है कि जिसका एप्टीट्यूड था आर्ट्स के लिए, आपने उसे जो बीए करना चाहिए था उसने बीए करा दिया जी। अब परेशानी ये है कि वो उसका एप्टीट्यूड सूट ही नहीं करता, क्योंकि क्या होता है, हर तरह के विषय के लिए, हर तरह के सब्जेक्ट के लिए एक काइंड ऑफ आपका एप्टीट्यूड चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो सूट कर रहा है आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए, या वो सूट कर रहा है मेडिकल के लिए और आपने इंजीनियरिंग ले ली, तो वो मैच नहीं करेगा, कुछ समय के बाद जाके परेशानी आनी है। इसीलिए कैरियर काउंसलर अब स्कूलों में अनिवार्य कर दिए गए हैं, जो साइकोमेट्रिक काउंसलर हैं वो अनिवार्य किए गए हैं, और इससे बेहतर रिजल्ट आना शुरू हुए हैं। अब बच्चे कम से कम, अगर मैं आप पिछले 3-4 साल की बात करूं, तो अब बच्चे कम से कम अपनी चॉइस के सब्जेक्ट लेने लगे हैं जी। और पेरेंट्स भी अब उन्हें इनकरेज करते हैं, भले उनकी इच्छा नहीं होती। भले देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, जो जिस तरह का इंडियन समाज है, यहां पर विषय के सिलेक्शन को भी एक स्टेटस सिंबल माना जाता है जी। कि अगर वो व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का बच्चा अगर आर्ट्स ले रहा है तो उसे लोअर ग्रेड का माना जाता है, उसे 2M दर्जे का मान लिया जाता है, जबकि ये नहीं है, क्योंकि उसकी अभिरुचि में सूट करता है आर्ट्स, तो वो ले रहा है। यहाँ पे क्या होता है, सोसाइटी को, उस पेरेंट्स को दिखाना पड़ता है कि भाई मेरा बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है, मेरा बच्चा नीट की या मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मेरा IAS की तैयारी कर रहा है। इससे कोई फायदा नहीं होता टेक्निकली, क्योंकि अगर वो बच्चे का एप्टीट्यूड ही सूट नहीं कर रहा है उसके लिए, तो करेगा क्या? वो लास्ट में फेल ही होना है। तो इससे बेहतर है वो सब्जेक्ट की तैयारी करे जिसमें उसे सफलता मिल सकती है, क्योंकि उसकी अभिरुचि के साथ वो मैच कर रहा है, तो उसे सफलता इजीली मिल जाएगी। अच्छा, अब इसका एक दूसरा पहलू भी बताता हूं। अभी बहुत सारे सर्वे से भी पता चला है कि 50-60% देश में ऐसे लोग जॉब कर रहे हैं विभिन्न मतलब क्षेत्रों में, जिन्हें जॉब इनसेटिस्फैक्शन है। क्यों इनसेटिस्फैक्शन है? जॉब का इनसेटिस्फैक्शन क्यों है उनको जी? क्योंकि उन्होंने विषय जो उनकी अभिरुचि का नहीं था वो कर लिया, फिर जॉब भी वो कर लिया एक सिर्फ नौकरी के लिए,
और जब कुछ साल होते हैं, सेट हो जाते हैं वो नौकरी में, तो उनको लगता है यार इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा इस काम में, तो फिर वो अपना 100% नहीं दे पाते। तो चूंकि वो अपना 100% नहीं देते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उससे क्या होता है, उस जहां भी वो काम कर रहे हैं उसकी कार्य प्रणाली पर उस विभाग की या उस जगह की क्षमता जो होती है वो पूरी तरह से उभर के नहीं आती। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 100% नहीं दे रहे होते, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो हर मंडे को उस ऑफिस में या उस जगह या उस कार्यालय में आने में उनको टेंशन होता है। वजह वही है कि आप अगर सही ढंग से कैरियर का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो परेशानी आएगी, और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका होती है पेरेंट्स की। बिल्कुल, अगला सवाल अभिषेक जी मैं आपसे यही करने वाला था कि कैरियर काउंसलिंग जरूरी है और करवाना भी चाहिए बच्चों की, लेकिन इन सब के बावजूद पेरेंट्स की, अभिभावक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, किस तरह से एक बच्चे का माइंडसेट वो तैयार करें ताकि उसकी रुचि के अनुसार वो विषय का चयन करें और वो जिस भी यहाँ की जॉब करना चाहता हो या जो भी सब्जेक्ट लेना चाहता हो उसमें वो आगे बढ़े। यहाँ मैं बताता हूँ दो चीज़ें, पेरेंट्स को करना क्या चाहिए और पेरेंट्स करते क्या हैं। मैं बताता हूँ। आजकल के पेरेंट्स काफ़ी समझदार हैं, होशियार हैं, और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से माइंड गेम खेलते हैं। करते क्या हैं वो अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा आपको जो लेना है आप ले लीजिए, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन करना है विषय का करिए, हम आपको कहीं नहीं रोकेंगे। ये हुआ एक पार्ट। लेकिन वो करते क्या हैं, धीरे धीरे बच्चे के बैक ऑफ माइंड में डालना शुरू करते हैं। शर्मा जी का बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, वर्मा जी का बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, फलाने का बच्चा कोटा में जाके तैयारी कर रहा है। धीरे धीरे उस बच्चे के बैक ऑफ माइंड में वो डालना शुरू करते हैं कि तुमको आईआईटी की तैयारी करना है, तुमको नीट की तैयारी करना है। तो ये काम वो करते हैं, जिससे बोलते हैं कि जो तुम्हें करना वो करो, लेकिन टेक्निकली उसके दिमाग में वो डाल चुके होते हैं कि तुमको करना आईआईटी। ये हुआ एक पार्ट। अब उसे करना क्या चाहिए? तो देखिए, जैसा मैंने कहा, पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स के साथ वो बच्चा कम से कम 60% जो उसका टोटल टाइम है उसका 60% वो पेरेंट्स के साथ रहता है। तो पेरेंट्स को करना ही चाहिए कि उसकी गतिविधियों पर नजर रखें, वो किस तरह से एक्ट करता है। घर में सामान को लेके, किसी चीज़ को लेके कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ को लेके वो देख रहा है, किसी टीवी में पर्टिकुलर प्रोग्राम को देख रहा है, उसके आइडल कौन है, ये सब चीज़ अगर पेरेंट्स धीरे धीरे वॉच करेंगे बिना उसे डिस्टर्ब किए, तो उन्हें समझ में आना शुरू होगा कि इसकी जो अभिरुचि है, जो इसका एप्टीट्यूड है, वो किस तरीके के या किस तरह के जॉब या किस तरह के जो विषय है उसको सूट कर रहा है। बिल्कुल, इसमें अभिषेक एक चीज और है, खेल का इसमें क्या योगदान है? क्योंकि कहीं स्पोर्ट्स की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी जाती है, अभिभावक नहीं खेलने देते, लेकिन वो भी करियर बना सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, खेल तो कैरियर बना ही रहा है। जो आज से कुछ समय पहले तक की बात थी कि खेलोगे कूदोगे तो मतलब बनोगे खराब वाली जो कहानी थी, बनोगे नवाब, तो वो सब अब ऐसा नहीं है। खेल में बहुत अच्छा कैरियर है, आप देख ही रहे हैं कितना अब पैसा है। और इवन आज से 2-4 साल पहले तक सिर्फ क्रिकेट ही था देश में, अब दूसरे स्पोर्ट्स को भी सम्मान मिलने लगा है। दूसरे स्पोर्ट्स में भी बहुत बढ़िया कैरियर के ऑप्शन आ गए हैं, पैसा है, ग्लैमर है, इवन कबड्डी में ग्लैमर और पैसा आ गया है। तो आज है ऑप्शन, तो खेल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, खेल में वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगेन यही चीज मैं कहूँगा कि इसके लिए आप उसे खुल के, पहले पेरेंट्स को बच्चे को खुल के मौका देना चाहिए कि वो अपना काम कर सके, अपना वो किस क्षेत्र में उसकी रुचि है वो निखर के आ सके, उस पर नजर रखें। इसके बाद उसकी अभिरुचि के अनुसार उसे विषय चयन करने में हेल्प करें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। जी अभिषेक जी, स्कूल काउंसलिंग क्या है और ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है? जी देखो, अपने यहाँ क्या था, भारत में आज से कुछ साल पहले तक काउंसलिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं थी। स्कूल में तो काउंसलर होता ही नहीं था। जी। लेकिन अब क्या हुआ है, पिछले कुछ वर्षों में स्कूलों ने काउंसलर रखना, एक कैरियर काउंसलर और साइकोमेट्रिक काउंसलर रखना जरूरी बना दिया है, और हो भी रहे हैं, और वो हैं भी। तो उससे क्या होता है कि देखिए, 10वीं तक तो उसने मान लो सारे विषय पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन अब जब आया विषय चयन कि अब उसे कौन से विषय का चयन करना है, यानी किस स्ट्रीम में, किस संकाय में जाना है, यहां रोल होता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर काउंसलर का। वो विभिन्न टेस्ट लेके, विभिन्न उसकी गतिविधियों को देख के, विभिन्न उसकी एक्टिविटीज को वॉच करके, उसके टीचर के साथ डिस्कशन करके ये बताता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर आप जाओगे, इस स्ट्रीम को आप लोगे तो बेहतर रिजल्ट लोगे, क्योंकि ये आपके पैशन एप्टीट्यूड से मैच करता है। तो इसलिए स्कूल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अभी भी बहुत सिर्फ बड़े स्कूल जो हैं, बड़े शहरों में या जो प्राइवेट बड़े स्कूल हैं उनमें है काउंसलर, छोटे शहरों में अभी काउंसलर नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। मुझे लगता है उसमें भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
और अगर वहाँ पे काउंसलर नहीं है तो पालक को ये करना चाहिए कि ऑनलाइन सुविधाएं बहुत सारी काउंसलिंग की उपलब्ध हैं, जी। उनका उपयोग करें और अपने बच्चे की काउंसलिंग करा के ही उसे विषय दिलाएं। ठीक है अभिषेक जी, पालक पेरेंटिंग काउंसलिंग क्या होती है ये और कैसे कर सकते हैं हमारे अभिभावक? जी, देखिए पेरेंटिंग काउंसलिंग जैसा कि मैंने बात की कि आपका बच्चा है तो आपके बच्चे को आप अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करते हो, बिल्कुल, ये सीधी सीधी लाइन है। जी। यहीं पे पेरेंटिंग काउंसलिंग आवश्यक होती है जो ये समझाती है कि आपका बच्चा है वो आपके हिसाब से नहीं बनेगा, वो अपनी अभिरुचि के हिसाब से बनेगा। जी। तो अंतर इस दोनों चीज़ों के समझाने के लिए ही पेरेंटिंग काउंसलिंग जरूरी है। यानी आप जो खुद नहीं बन पाए अपने जीवन में, अगर वो बच्चे से बनवाने की कोशिश करोगे तो वो संभव नहीं है। जी। आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छे रहे हो अपने ज़माने में इंजीनियरिंग में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा हो। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो बच्चा डॉक्टर हो बहुत अच्छा, ये जरूरी नहीं है। तो यही समझाने में पेरेंटिंग काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो पेरेंट्स को तैयार करते हैं जिससे वो बच्चे के हिसाब से, बच्चे की अभिरुचि के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके पैशन के हिसाब से उसे विषय चुनने में, कैरियर चुनने में सहायता देते। तो कैसे अभिषेक जी, कैसे करियर का चयन कर सकते हैं, कैसे चुने हमारे विद्यार्थी और दर्शकों को आप ये भी स्पष्ट? बिल्कुल, देखिए मैं इसके लिए 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो जहाँ पे काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर, जिन क्षेत्रों में, जिन सेंटर में या छोटे सेंटर में काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए मैं 3 चीज़ें कहूँगा कि 3 तरह के टेस्ट हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सस्ते में अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो उन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो बच्चा जब भी 8वीं से 10वीं के बीच में रहे, आप अपने बच्चे को साइकोमेट्रिक टेस्ट दिलाइए। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक 10-12 मतलब 1 से 1.5 घंटे का होता है और उसमें 10-12 पेज में विभिन्न क्वेश्चन के माध्यम से वो उसकी साइकोलॉजी को देखने की कोशिश करते हैं। फिर उसी का एक सप्लीमेंट टेस्ट होता है IQ टेस्ट, इंटेलिजेंट कॉन्शिएंट टेस्ट, वो दिलाइए। फिर उसका एक और पार्ट होता है, आजकल वो भी एक जरूरी है पता लगाना, वो है EQ यानी इमोशनल कॉन्शिएंट। ओके। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, IQ टेस्ट और EQ टेस्ट, इन तीनों चीज़ों को जब आप मिला के, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद वहां पर जो काउंसलर होगा वो बच्चे के साथ काउंसलिंग करेगा। उसके बाद निकल के आएगा कि एक्चुअल में किस फील्ड में इंटरेस्ट है इस बच्चे को, और वही राइट इंटरेस्ट होगा। एक कॉलर है अभिषेक जी, प्रदीप साहू जी, वो जुड़े हुए हैं, आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी जी, गुड इवनिंग अभिषेक खरे जी, गुड इवनिंग जी नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ अभिषेक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साइकोमेट्रिक टेस्ट का पैरामीटर क्या होता है? जी साइकोमेट्रिक टेस्ट के पैरामीटर्स क्या होते हैं? बिल्कुल। तो कई बार साइकोमेट्रिक टेस्ट में बच्चे की रुचि किसी और चीज में निकलती है और बच्चा बाद में सक्सेसफुल किसी और फील्ड में होता है। बिल्कुल। इसका क्या कारण है? कई बार साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो फेल हो जाते हैं। जी साहू जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो कभी भी 100% नहीं होते, लेकिन उनका जो सक्सेसफुल होने का रेट है वो 95.5 तक है। ठीक है, 5% उसमें भी चांस है कि कुछ और फील्ड में भी चयन हो सकता है, कुछ और फील्ड का निकल सकता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको 3 टेस्ट बोले, मैंने एक नहीं बोला, 3 बोले। साइकोमेट्रिक टेस्ट, IQ टेस्ट और EQ टेस्ट, ये एक साथ कराना है। जब ये तीनों एक साथ कराएंगे तो फिर गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी, फिर चांस नहीं रहेंगे। इसीलिए मैंने 3 टेस्ट एक साथ बोले। अकेला साइकोमेट्रिक मत कराइए, क्योंकि कई बार अब जैसा आप बोल रहे हैं वो सही है कि लगभग 4.5% ऐसे भी वो निकले हैं जिसमें वो गलत निकलता है। मतलब गलत मीन्स उसकी कम अभिरुचि होती है, लेकिन ये तीनों टेस्ट एक साथ कराएंगे तो आपका 100% सही निकलेगा। अभिषेक जी, आप से एक सवाल और है कि हाल ही में आप विदेशों की यात्रा करते ही रहते हैं, यूरोप से लौटे हुए हैं, तो आपने क्या देखा है वहाँ पर स्कूल में शिक्षा जब बच्चे जाते हैं तो, और यहाँ पे किस तरह का अंतर आपने पाया है वहाँ की काउंसलिंग और यहाँ की काउंसलिंग में? देखो श्रीकांत जी कि मैं तो काफ़ी विदेशों में जाता ही रहता हूँ, बहुत सारी जगह गया हूँ। अभी रिसेंटली मैं फिनलैंड से यूरोप की काफ़ी देशों में गया हूँ। विशेष तौर पर मैं फिनलैंड की बात करूँगा। जी। फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम है। हमारे यहाँ जो दिल्ली सरकार ने अभी कॉपी की है वो लगभग उसी सिस्टम को कॉपी नई शिक्षा किया है। नीति की आप बात कर रहे हैं? नहीं, नई शिक्षा नीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दिल्ली सरकार ने जो कॉपी किया है सिस्टम, अपने स्कूल में अडॉप्ट किया है, वो फिनलैंड और सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम को ही किया है अडॉप्ट। तो फिनलैंड में एजुकेशन सिस्टम टॉप इसलिए है क्योंकि वहाँ पर लगभग 9 वर्ष तक स्टार्ट होने के बाद, स्कूल पढ़ने के बाद बच्चे को कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं है। वो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न अलग अलग विषयों में उसको पढ़ाते हैं फ्री,
मतलब फ्री मीन्स उसे फ्री छोड़ते हैं जी कि अलग अलग विषय के कमरे बने हुए हैं, अलग अलग विषय के, जैसे कि मैथ्स का भी है, आप उसमें इंजीनियरिंग का भी है, उसमें क्राफ्ट का भी है। तो वो बच्चे को वॉच करते हैं अगले 9 साल तक कि आखिर वो किस में इंटरेस्ट ले रहा है। ओके फिर उसके बाद उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसे आगे सजेस्ट करते हैं वो कि आपको कॉलेज पढ़ना चाहिए, या आपको क्राफ्ट में जाना चाहिए, या आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए। और दूसरी बात, कोई एग्जाम नहीं लेते, वहाँ पे कोई मेरिट सिस्टम नहीं है, कोई स्कूलों की रैंकिंग नहीं है, कोई कॉलेज बच्चे टीचर की रैंकिंग नहीं है। इससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ही नहीं होता, और जो कि अल्टीमेटली एम है एजुकेशन का। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन का जो एम है बेहतर आदमी बनाना, उसको हमने बदल दिया है कि ये सक्सेसफुल आदमी बनाना। हमारा पैरामीटर है एजुकेशन का कि अगर वो सक्सेसफुल है तो वो बेहतर इंसान अपने आप होगा। वहाँ का पैरामीटर है कि पहले उसे अच्छा आदमी बनाओ, सक्सेसफुल वो अपने आप हो जाएगा। तो इन दो पैरामीटर का अंतर है। हमारे यहाँ क्या होता है कि सारी चीज़ों में आप बढ़िया करो, आप नंबर बनाओ, आप क्लास में नंबर बनाओ, आप एग्जाम में नंबर बनाओ, 95% से कम है तो आप किसी काम के नहीं हो। तो ये सब जो गलत तरीके से सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप किया गया है, उस परेशानी हमको अभी बहुत सारे चेंजेस लाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उसकी शुरुआत की है। क्या फायदे होंगे उससे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत फायदे हैं। जैसे सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि हमने ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं। हमने एग्जिट और एंट्री दी है कि आप विषय को ले सकते हो, उसको कुछ साल पढ़ सकते हो, बाहर निकल सकते हो, फिर आगे पढ़ सकते हो। एक साथ अलग अलग 2 स्ट्रीम के विषय पढ़ सकते हो। बच्चे को प्रिपरेटरी अलग पढ़ाया जा रहा है, फिर रेगुलर क्लास अलग पढ़ाई जा रही है। तो कई ऑप्शन हमने नई एजुकेशन पॉलिसी में दिए हैं। तो उससे फ़ायदे होंगे, लेकिन अभी हमें कई साल लग जाएंगे उसके फ़ायदे मिलने में। आज से 5 से 8 साल लग जाएंगे। इस बीच में हमें जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें थोड़े से चेंजेस की आवश्यकता है। और इस चेंजेस को करने के लिए पेरेंट्स का बहुत उपयोगी हाथ। पेरेंट्स को करना क्या है, पेरेंट्स को बच्चे को, देखिए अधिकांश समय वो घर में रहता है या उसके साथ ही रहता है, तो उसे करना ये है कि डिसिप्लिन बनाना है, बच्चे में वैल्यूज़ देना है। बच्चे को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप जब स्कूल में जाते हो, वो सारे के सारे बच्चे आपके कॉम्पिटिटर नहीं हैं जी, आपके सहयोगी हैं। आपको उनके साथ मिलके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे क्या होता है, ये सिखाया जाता है कि आपको सबसे आगे रहना है जी। यहाँ गड़बड़ होती है। तो हमको सिस्टम में पेरेंट्स को हमेशा बच्चे को बढ़िया वैल्यूज़ दें। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चे को सब कुछ मत दें, बच्चे के फाइनेंसर मत बने। जी, कई पेरेंट्स मैंने देखे कि बच्चे ने जो मांगा, जो डिमांड की, उसको सब कुछ दे दिया, उसके फाइनेंसर बन गए और खुश हो जाते हैं कि मैंने सब कुछ दे रहा हूँ। ये गलत कर रहे हैं आप। करना ये है, आपको पहले उसे पैसे की वैल्यू सिखाइए और उतना ही पैसा दीजिए जितना आवश्यक है। जी। आप उसे एक्स्ट्रा मनी देंगे तो आप प्रॉब्लम बढ़ाएंगे अपनी। ओके। उससे कुछ भी नहीं होगा। वैल्यूज देना ज़्यादा आवश्यक है, पैसे देना नहीं। बिल्कुल, ये वैल्यूज़ दें और जो एक्सपर्ट ने बताया है, जिन सुझावों को दिए उसको आप फॉलो करें, ताकि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करें और अपने सपनों को पंख दें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, हेलो डीडी के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।